हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट सेकेंड वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ बेसिक नॉलेज और माउथ और टंग के बारे में एक्सप्लेन किया है। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे टीथ, सैलिवरी ग्लैंड और ओसोफेगस के बारे में। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे टीथ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे टीथ क्या होता है, कितने इसके सेट्स होते हैं, टीथ के कितने टाइप्स होते हैं और टीथ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो टीथ होता है ये हमारे जो मैंडिबल और जो मैक्सिला बोन होती है उसमें ये सॉकेट के रूप में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा टीथ होता है इसके दो सेट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है डेसिडुअस टीथ होता है, जिसको कि हम टेम्पोररी टीथ या फिर मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में हम दूध का दांत जिसको बोलते हैं, तो वो होता है टेम्पोररी टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ। और जो सेकेंड सेट्स होता है उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिडुअस टीथ क्या होता है। तो जो डेसिडुअस टीथ होता है इसको टेम्पोररी टीथ के नाम से जानते हैं। और ये हमारे मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अपर जा और लोअर जा में प्रेजेंट होता है। टोटल इसकी जो संख्या होती है टेम्पोररी टीथ की 20 होती है, जो कि अपर जा में 10 प्रेजेंट होता है और 10 लोअर जा में प्रेजेंट होता है। जो टेम्पररी टीथ होता है, जैसे वो चाइल्ड 6 मंथ के का एज स्टार्ट होता है तो वो टेम्पररी टीथ जो होता है ग्रो करने लगता है और 24 मंथ के एज में वो प्रेजेंट हो जाते हैं सभी टीथ। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे परमानेंट टीथ के बारे में। जो परमानेंट टीथ होता है ये टेम्पररी टीथ के रिप्लेस होने के बाद परमानेंट टीथ अपीयर होने लगता है, जो कि 6 ईयर के एज में ये अपीयर हो जाता है। और 21 ईयर के एज में, मतलब कि एडल्ट होने तक क्या होता है कि टोटल जो 32 दांत होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ और साथ ही साथ फंक्शन को भी हम देख लेंगे। जो ह्यूमन टीथ होता है ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो इंसिजन टीथ होता है इसको नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि ये जस्ट नोज के बिलो ये रहता है, इसलिए हम इसको इंसिजनर टीथ के नाम से जानते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है फूड मटेरियल को कट या फिर बाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है केनाइन टीथ, जो कि आई के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है, मतलब कि आई के ठीक नीचे सामने इसके प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको केनाइन टीथ या फिर आई टीथ के नाम से जानते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है रिपिंग या फूड को टीयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है प्रीमोलर, जो कि चिक टीथ के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फूड को क्रशिंग करने में और साथ ही साथ च्युइंग या फिर ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है मोलर, जो कि सबसे लास्ट जो दांत होता है वो होता है मोलर टीथ। और इसका जो फंक्शन होता है च्युइंग फूड होता है, मतलब कि भोजन को चबाने में हेल्प करता है। अब हम जो भी टीथ के स्ट्रक्चर हैं उसको हम देख लेते हैं। या हम डायग्राम में आपको बता देते हैं कि जो इंसिजन टीथ होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो अपर जा में किसी एक साइड इच जा, मतलब कि अपर जा के किसी एक साइड में हम उसकी संख्या को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो इंसिजन की संख्या होती है वो होती है 2। उसके बाद केनाइन की जो संख्या होती है वो होती है 1। नेक्स्ट जो प्रीमोलर की संख्या होती है वो होती है 2। और जो मोलर्स की संख्या होती है वो होती है 3। इसका फॉर्मूला यही होता है 2 1 2 3। बस अपर साइड के किसी एक जा के बारे में यहाँ पे हमने बात किया। सेम वैसे ही सेकेंड साइड भी वैसे ही होगा। इंसिजन की जो संख्या होगी 2 होगी, केनाइन की जो संख्या होगी 1 होगी, प्रीमोलर की जो संख्या होगी 2 होगी और जो मोलर्स की संख्या होगी वो 3 होगी। वैसे ही लोअर जा में होगा और टोटल करके 32 टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक एक करके इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ आप इसके शेप को देख सकते हैं। जो मोलर शेप होता है ऐसा होता है, प्रीमोलर का शेप ऐसा होता है, केनाइन का शेप जो होता है ऐसा होता है और इंसिजन का शेप जो होता है ये ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ टीथ। टीथ के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्राउन, सेकंड होता है रूट और थर्ड होता है नेक।
अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसके पार्ट्स को। फर्स्ट क्राउन को एक्सप्लेन करते हैं। द पार्ट ऑफ द प्रोट्यूड्स फ्रॉम द गम्स, मतलब गम्स के मसूड़े के ऊपर का जो पार्ट जो उभरा हुआ दिखाई देता है उसको हम कहते हैं क्राउन। जो कि वाइट जो पार्ट विजुअलाइज होता है उसको हम कहते हैं क्राउन। और सेकेंड जो होता है रूट, द पार्ट एम्बेडेड इनटू द बोन, जो पार्ट बोन के अंदर एम्बेडेड होता है उसको हम कहते हैं रूट, मतलब जो दांत का जड़ होता है जो कि हमारे मसूड़े जो हमारे बोन से एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट है नेक, इट इज़ सीन द रूट एंड फ्यूजिंग विद द क्राउन, जो कि रूट और क्राउन को फ्यूज करता है, जहाँ पे जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं नेक। जो कि हम डायग्राम के थ्रू इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स कि जो ये विजुअलाइजेशन पार्ट होता है वाइट का, ये होता है क्राउन, और यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये होता है नेक, और ये जो नीचे का पार्ट होता है जो कि बोन से एम्बेडेड होता है इसको हम कहते हैं रूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टीथ। अब टीथ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ इज मैस्टिकेशन विच इन्वॉल्व्स द कटिंग, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग फूड टू बी अलाउ द टंग एंड ओरोफेरिंग्स टू शेप इट इज इनटू ए बोलस दैट कैन बी swallowed। मतलब कि जो टीथ का फंक्शन ये होता है कि ये मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, फूड मटेरियल को कटिंग, मिक्सिंग और ग्राइंडिंग में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ टंग भी इसमें हमारा हेल्प करता है। और ये जो हमारा टंग होता है उसके साथ मिल करके जो भी फूड मटेरियल होते हैं उसको बोलस के फॉर्मेशन में बोलस का शेप लेता है, ताकि हम उस फूड मटेरियल को ईजिली रूप से स्वालो कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम अपने टूथ को माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर और कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इस स्पेशली जो हमारे टीथ होते हैं उसके 4 लेयर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम एंड पल्प। अब हम एक एक करके इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इनेमल के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग लेयर। जो हमारे टीथ का जो इनेमल पार्ट होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, और ये नॉन लिविंग लेयर होती है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट कॉजेज कैविटीज़। ये जो इनेमल होता है ये हमारे टीथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो भी अदर एलिमेंट्स होते हैं और कैविटीज़ होने से, हमारे टीथ में कैविटीज़ होने से बचाता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सरफेस ऑफ द सरफेस इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सरफेस होती है। इट इज़ मेड ऑफ द मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फॉस्फेट। ये जो होता है इनेमल ये कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे डेंटिन के बारे में। इट इज़ द मिडिल लेयर लिविंग टिश्यू। ये हमारे टीथ का मिडिल लेयर होता है और ये लिविंग टिश्यू होते हैं क्योंकि इसके अंदर नर्व्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ सेंसिटिव लेयर। ये बहुत ही सेंसिटिव लेयर होता है जो कि पल्प जो पार्ट्स होता है उसके सराउंडिंग ये प्रेजेंट होता है और हमारे पल्प को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ कम्युनिकेटिंग सेंसेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर टीथ टू द नर्व्स इनसाइड्स। इसके अंदर जो हमारा डेंटिन होता है इसके अंदर कुछ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स कि जो भी हम ठंडी चीज़ें खाते हैं या फिर जो भी हम गर्म चीज़ें खाते हैं तो उसको उसके डिफ्रेंसिएशन में ये हेल्प करता है कि क्या ठंडा है और क्या गर्म है, तो उसके सेंसेशन में हमारा जो डेंटिन होता है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमेंटम। सीमेंटम क्या है। सीमेंटम इज़ लेयर बिटवीन द रूट ऑफ टीथ एंड गम्स। जो सीमेंटम्स होता है ये जो हमारा टीथ है उसके रूट और गम्स के बीच का एक लेयर है। इट इज़ प्राइमरली बीनीथ द गम, जो कि ये गम मसूड़े के नीचे ये प्रेजेंट होता है एक लाइन के रूप में। और ये क्या करता क्या है कि जैसे कि घर बनाने के टाइम सीमेंट का काम है एक ईंट से 2 ईंट को जोड़ना, वैसे ही सीमेंटम जो होता है ये वन टीथ को अनदर टीथ को ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे टीथ को स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्प, जो कि हमारे टीथ का जो 4th लेयर होता है वो पल्प होता है।
इसको हम इनर मोस्ट लेयर के नाम से भी जानते हैं। डेंटल पल्प इज़ लिविंग टिश्यू। जो पल्प होता है ये लिविंग टिश्यू होते हैं क्योंकि ये नर्व्स और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। इट इज़ इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। पल्प इज़ वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। कंटेंस ए लार्ज नेटवर्क्स, और ये एक बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। मोस्ट सेंसिटिविटी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीथ, ये बहुत ही हमारे टीथ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके वजह से भी क्या होता है, हमारे टीथ को मतलब हमें मतलब जो भी हम गर्म चीज़ या ठंडा चीज़ खाते हैं उसके सेंसेशन में ये हेल्प करता है। यहाँ हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि इनेमल पार्ट कहाँ पे है, फिर जो डेंटाइन है वो कहाँ पे है, पल्प कैविटी क्या होती है और सीमेंटम क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो कि आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं इनेमल, जो कि हमारे टीथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कैविटीज़ से बचाती है। और नेक्स्ट वन है डेंटाइन, जिसके अंदर जो भी पल्प कैविटी को घेरे रहती है ताकि जो भी पल्प जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और नेक्स्ट है ये पार्ट जो होता है सीमेंटम होता है, और ये जो पार्ट होता है डेंटाइन, और जो ये पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क के जो भी ब्लड वेसल्स नर्व्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं पल्प कैविटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। द मेन फंक्शन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स इज टू प्रोड्यूस सलाइवा। देयर 3 सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है इसका मेन फंक्शन होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना, और जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द नॉर्मल डेली प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है, तो लगभग 1.5 लीटर होता है, और इसका जो नॉर्मल पीएच होता है ये क्या होता है 6.2 to 7.6 होता है। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, और थर्ड जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। अब हम एक एक करके इसको भी डिफाइन करते हैं, जिसमें फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सैलिवरी ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये ईयर के बीनेथ सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है ये हमारे माउथ के फ्लोर पर प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्रेनुलम जो पार्ट होता है उसके ये पास ही ये सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो होता है सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होते हैं उसके सामने होता है, और ये भी कहाँ पे होता है, हमारा जो माउथ का फ्लोर होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे है, यहाँ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के इन फ्रंट में है सबलिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, तो ये क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करने का काम करता है ताकि जो फूड है वो सॉफ्टली रूप से ईजिली रूप से आगे की तरफ बढ़ता जाए। फूड को क्लीनिंग में हेल्प करता है, हमारे टेस्ट में हेल्प करता है, और जो भी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बचाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा है जो है वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो सलाइवा में सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है वो होता है वाटर। इसके अलावा कुछ मिनरल साल्ट्स, म्यूसिन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, प्रोटीन्स और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा कुछ सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट और फास्फेट भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ओसोफेगस के बारे में। ओसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। जो ओसोफेगस होता है इसकी कुल लंबाई 25 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर का होता है, और ये थोरेसिक कैविटी में लाइज करती है। इसके इन फ्रंट में वर्टिब्रल कॉलम होता है, और जो ओसोफेगस होता है मतलब कि जो ओसोफेगस होता है वो ट्रैकिया और हार्ट के पीछे ये लाइज करता है। नेक्स्ट
It continuous with the pharynx above and just below the diaphragm. It is joined to stomach. मतलब कि जो हमारा ओसोफेगस होता है ये ऊपर के साइड फेरिंग से कनेक्ट होता है और नीचे के साइड क्या है, ये डायफ्राम से होते हुए स्टमक से कनेक्ट रहता है, क्योंकि ये क्या है, एक पाइप की तरह इसकी संरचना होती है जो कि ऊपर ये फेरिंग से कनेक्ट होता है और नीचे के साइड डायफ्राम से गुजरते हुए ये स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट होता है उससे ये कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट, इमीडिएटली द ओसोफेगस हैज़ पास्ड थ्रू द डायफ्राम। फिर ये क्या होता है कि जो ओसोफेगस है वो डायफ्राम से पास होते हुए जो स्टमक की जो फर्स्ट पार्ट होती है उससे ये कनेक्ट होती है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट रिगर्गिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द ओसोफेगस। जो हमारा ओसोफेगस होता है उसमें 2 स्फिंक्टर लगे होते हैं, एक अपर स्फिंक्टर होता है और एक लोअर स्फिंक्टर होता है। तो जो लोअर स्फिंक्टर होता है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है, मतलब कि जो भी फूड मटेरियल स्टमक के हैं उसको बैकवर्ड रिगर्गिटेट या फिर बैकवर्ड फ्लो होने से बचाता है। वो स्फिंक्टर क्या होते हैं कि जब भी हम फूड मटेरियल खाते हैं तो ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाता है और वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है। उसके बाद बंद होने के बाद जो भी फूड मटेरियल है, स्टमक जो कंटेंट्स हैं, वो फिर रिगर्गिटेट होकर हमारे ओसोफेगस में नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, The upper and lower ends of the esophagus are closed by sphincter। मतलब कि जो हमारा जो ओसोफेगस है, अपर के साइड भी एक स्फिंक्टर लगा होता है और लोअर साइड में भी एक स्फिंक्टर लगा होता है। The upper sphincter is called upper क्रिकोफेरेंजियल। जो अपर स्फिंक्टर होता है ओसोफेगस का उसको हम क्रिकोफेरेंजियल के नाम से जानते हैं और जो लोअर स्फिंक्टर होता है उसको हम ओसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं। जो अपर स्फिंक्टर होता है या फिर जो अपर क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर होता है, जब भी हम फूड मटेरियल खाते हैं या फिर जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं उस दौरान एयर को इंटर करने से रोकता है ओसोफेगस में। और जो हमारा लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर होता है स्टमक के कंटेंट को फिर से ओसोफेगस में जाने से रोकता है। नेक्स्ट, the lower ends of the esophagus are closed by sphincter called cardiac sphincter। मतलब कि ओसोफेगस का जो लोअर इंड पार्ट होता है वो कार्डियक स्फिंक्टर से क्लोज होता है, जिसको कि हम कार्डियक स्फिंक्टर या फिर लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओसोफेगस। तो जो हमारा ओसोफेगस होता है ये कुछ लेयर से कवर होते हैं जो कि इलास्टिक फाइबर्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम से ये कवर होते हैं, जो कि हमारे ओसोफेगस को प्रोटेक्शन या इंजरी होने से बचाने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई। जो ओसोफेगस होता है, जो थोरेसिक रीजन में ओसोफेगस का पार्ट होता है उसको थोरेसिक अरोटा या फिर फेजियल जो आर्टरीज होती है वो ब्लड सप्लाई करती है, और जो एब्डोमिनल रीजन में जो ओसोफेगस का पार्ट होता है उसको इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच जो होती हैं गैस्ट्रिक की, वो ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस के क्या क्या फंक्शन होते हैं? कैरिंग ऑफ फूड एंड लिक्विड फ्रॉम योर माउथ एंड टू योर स्टमक। जो भी फूड मटेरियल होता है या जो भी लिक्विड होता है उसको माउथ से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है, स्वॉलोइंग में हेल्प करता है, और जो भी फूड मटेरियल होता है उसको बोलस के रूप में बनाने में हेल्प करता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आने वाले अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में।